अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग का हमारे पास लेक्चर, जिसमें हम लॉजिकल फैलासिस और वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है लॉजिकल फैलासिस। हमारे पास कोई भी मिस्टेक हो, कोई फॉल्ट हो, कोई फॉल्स चीज़ हो, उनको बेसिकली हम लॉजिकल फैलासिस कहते हैं। यानी हम लॉजिक जब अपनी किसी चीज़ का लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो सारी हमारे पास लॉजिकल फैलासिस होंगी। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल फैलासिस हैं, उनकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम उनको एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है एड होमिनेम फैलासी। एड होमिनेम फैलासी का मतलब ये है कि आप किसी पर्सन पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो रैदर देन आर्ग्यूमेंट। ठीक है। यानी आप किसी पर्सन पे पर्सनल अटैक कर रहे हो रैदर देन आपकी जो स्टेटमेंट है, आपकी जो रीजन है, आप उसको इग्नोर करके सिर्फ एक पर्सन पे अटैक कर रहे हो। तो ऐसी आपके पास जो फैलासी है उसको हम कहेंगे एड होमिनेम फैलासी। अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि आप एक डॉक्टर है, उसने एक पेशेंट को डायग्नोस किया फॉर एनी पार्टिकुलर डिसऑर्डर। जैसे आपने एक पेशेंट को डायग्नोस किया फॉर डायबिटीज, तो जो पेशेंट है वो ये कंसीडर करता है कि ये डायग्नोसिस गलत है। क्यों गलत है? इस बेस पे कि वो जो डॉक्टर है वो बहुत यंग लग रहा है। अक्सर ऐसे आपको अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है। मोस्टली हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके ये पर्सपेक्टिव्स होते हैं कि ये डॉक्टर तो बहुत यंग है, इसको क्या पता होगा। ठीक है। और वो एडवाइस भी ज्यादातर जो है वो सीनियर डॉक्टर की लेना पसंद करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक टाइप ऑफ लॉजिकल फैल्सी है। एड होमिनेंट फैल्सी हम इसको कहते हैं। यानी इसमें जो पेशेंट है वो ये कंसीडर करता है कि डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत है। क्यों गलत है? सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि डॉक्टर बहुत यंग लग रहा है या डॉक्टर बहुत आपको इनएक्सपीरियंस लग रहा है। नेक्स्ट आपके पास फैल्सी है स्ट्रॉमैन फैल्सी। स्ट्रॉमैन फैल्सी की डेफिनेशन लिखी हुई है, मिस रिप्रेजेंटिंग समवंस आर्ग्यूमेंट टू मेक इट इजियर टू अटैक। ठीक है। यानी आप जैसे ऊपर आप एक पर्सन पे अटैक कर रहे थे ना, rather देन उसके आर्ग्यूमेंट को देखने के, आप पर्सन पे अटैक कर रहे थे। नीचे अब आप क्या कर रहे हो, उस पर्सन की बात को गलत तरह से प्रेजेंट कर रहे हो ताकि आप उस पर अटैक कर सको या फिर आर्ग्यूमेंट को विन कर सको। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, our डॉक्टर सजेस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर मैनेजिंग डायबिटीज। यानी आपके पास एक डायबिटीज का पेशेंट आया, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ये चेंजेस करें अपनी लाइफ में ताकि आप की जो डायबिटीज है उसकी मैनेजमेंट हो सके। जैसे कि डायबिटीज में क्या आपको जो है वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट दी जाती है। आपको कहा जाता है कि आपने शुगर का इंटेक या जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज है उसका इंटेक कम करना है, आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, आपने इंसुलिन जो है वो एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है। ज्यादातर हमारे पास डायबिटीज में रिस्ट्रिक्शन होती है मीठे पे। यानी उस पर्सन को कहा जाता है कि डायरेक्ट ग्लूकोज का या फिर स्वीट थिंग्स का, जैसे मिठाई और इस तरह की अक्सर चीजें जो कि पेशेंट्स को बहुत पसंद होती हैं, उनके बारे में डॉक्टर कहते हैं कि आप ये चेंजेस करें। फिर फर्दर ऑन कहा जाता है आप एक्सरसाइज करें एक्सेट्रा। ठीक है। तो यहाँ पे एक डॉक्टर ने पेशेंट को कहा है कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करें ताकि आप अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सके। और पेशेंट ने आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए क्या रिस्पॉन्स किया है कि यू आर सेइंग दैट आई शुड स्टॉप ईटिंग ऑल टुगेदर। यानी पेशेंट ने प्रेजेंट किया कि आप कहना चाह रहे हैं कि मैं खाना बिल्कुल ही छोड़ दूं। ठीक है। तो ये क्या है, गलत तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है बात को। एक्चुअल में जो है वो डॉक्टर ने ये नहीं कहा। ठीक है। डॉक्टर ने तो जैसे ये कहा कि आप मैनेज करें अपनी डायबिटीज को, और उसमें मल्टीपल इंटरवेंशन हैं, बट पेशेंट ने क्या कहा, आप चाहते हैं मैं बस खाना छोड़ दूं। ठीक है। सो दैट वुड बी एन अनरीजनेबल एंड जजमेंटल स्टेटमेंट। ठीक है। या आपने जस्ट एक जजमेंटल स्टेटमेंट दे दी कि डॉक्टर मुझे ये कह रहे कि मैं खाना ही छोड़ दूं। ठीक है। तो डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने जस्ट आपको कहा कि आप अपनी डायबिटीज को मैनेज करें। तो ये क्या है, आपके पास स्ट्रॉ मैन फैल्सी है। नेक्स्ट आपके पास है अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी भी एक टाइप ऑफ लॉजिकल फैल्सी है। यानी अपील टू अथॉरिटी का मतलब है कि आप किसी अथॉरिटी फिगर से इंप्रेस होकर किसी बात को मान रहे हो। यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखा है, एज्यूमिंग अ क्लेम इज ट्रू बिकॉज द अथॉरिटी फिगर बिलीव्स इट विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। जैसे कुछ लोग अपने आइडल से बहुत ज्यादा जो है वो इम्प्रेस होते हैं, और उनका आइडियल पर्सन ने जो भी बात कह दे वो उसको आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। आप लोगों को अगर हम सोसाइटी में इसकी जनरल एग्जांपल लें तो आपके जो अक्सर लोगों के पीर होते हैं, यानी रिलीजन से रिलेटेड जिनको वो मानते हैं, उनकी वो हर बात को मान लेते हैं विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन या विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग। वो कहते हैं हमारे पीर ने या हमारे सीनियर ने या हमारे बुजुर्ग ने या हमारे टीचर ने अगर एक बात कह दी सो दैट वुड बी ट्रू विदाउट एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो आपको उस बात की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। तो अपील टू अथॉरिटी भी एक टाइप ऑफ लॉजिकल फैल्सी है जिसमें एक पर्सन बस अपनी अथॉरिटी फिगर की बात की बेस पे कह रहा है कि ये बात बिल्कुल ठीक होगी और उस बात पे बिलीव कर रहा है विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब आप नीचे यहाँ पे एग्जांपल देखें, बिलीविंग अ हेल्थ सप्लीमेंट वुड वर्क
बिकॉज द सेलिब्रिटी एंड रोजेज इट, यानी आप एड्स की बेस पे, कमर्शियल्स की बेस पे ये देखते हो कि अथॉरिटी फिगर या कोई भी सेलिब्रिटी, यानी आपके कोई भी पसंदीदा एक्टर, आपका कोई मशहूर एक्टर या आपके कोई आइडल पर्सन, ठीक है, वो पार्टिकुलर मेडिकेशन या वो पार्टिकुलर हेल्थ सप्लीमेंट यूज कर रहा है और वो कह रहा है कि दिस इज वेरी गुड और आप सब यूज करें, तो वो पर्सन जो है वो उससे अट्रैक्ट होके उसने वही सप्लीमेंट जो है वो या वही पार्टिकुलर मेडिकेशन जो है वो अडेप्ट कर ली। सो दैट वुड बी अ टाइप ऑफ अपील टू अथॉरिटी, ठीक है, ये भी एक लॉजिकल फैल्सी कि आपने जस्ट अपने आइडियल या अपने अथॉरिटी फिगर की बेस पे किसी चीज को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया या उस चीज पे बिलीव कर लिया विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आपने किसी डॉक्टर से नहीं पूछा, आपने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं किया, आपने उस मेडिकेशन की जो है वो साइंटिफिक एडवाइसेस को नहीं पढ़ा, ठीक है, उसके हार्म्स एंड वार्निंग्स को नहीं पढ़ा, तो आपको जब तक ये सारी बातें नहीं पता हो तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि वो बात ठीक है। आपके पास अब जब एक मेडिकेशन आती है ना, तो उस मेडिकेशन में एक पंफलेट होता है, अगर आपने कभी वो पंफलेट खोल के देखा हो तो उस पंफलेट में सब कुछ लिखा होता है, उस मेडिकेशन का इंट्रोडक्शन, उसकी बायोकेमिस्ट्री, उसको उसकी इंडिकेशंस क्या है, यानी कब कब वो मेडिकेशन देनी चाहिए, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि कब कब वो मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, फिर उसकी पार्टिकुलर वार्निंग्स लिखी होती हैं कि ये मेडिकेशन इस तरह से नुकसान दे हो सकते हैं, इसके ये एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ना जरूरी होता है। हमने जस्ट ये देखा कि किसी पार्टिकुलर अथॉरिटी फिगर ने आपको रिकमेंड किया तो आपने उसको जो है वो जस्ट बिलीव कर लिया, सो दैट वुड बी अ टाइप ऑफ इशू, ठीक है, वो एक टाइप ऑफ लॉजिकल फैल्सी है, एक गलती है, एक मिस्टेक है, ठीक है। तो ये आपको चीज माइंड में रखनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास है फॉल्स डिलेमा, आइदर और फैल्सी, यानी जिसमें आपको जस्ट दो स्टेटमेंट दी जा रही हैं, ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट में कंफ्यूज किया जा रहा है, सो दैट विल बी फॉल्स डिलेमा। डिलीमा क्या होता है? डिलीमा एक आपको ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है और दो ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। क्यों सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा हो? कि या तो वो दोनों स्टेटमेंट आपके पास इक्वली डिजायरेबल नहीं है, डिजायरेबल है, या वो दोनों स्टेटमेंट आपके पास इक्वली अनडिजायरेबल है। डिजायरेबल कैसे हो सकते हैं? यानी आपको दोनों ही चीजें चाहिए, आपको दोनों ही चीजें पसंद है, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि आपको दोनों ही चीजें ना पसंद है, आप दोनों ही नहीं लेना चाहते, सो दैट वुड बी अ कंडीशन ऑफ डिलीमा जिसमें आप दो ऑप्शंस में इंतहाई कंफ्यूज हो। अब आप नीचे यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखो, फॉल्स डिलीमा है यहाँ पे, यानी आपके पास एक डिलीमा की कंडीशन नहीं है बट उसको एज अ डिलीमा प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंटिंग ओनली टू ऑप्शंस व्हेन मोर एग्जिस्ट, ठीक है, आपको सिर्फ दो ऑप्शन दी जा रही है जबकि इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एक पेशेंट जो है वो कोई भी पार्टिकुलर इशू का पेशेंट हो सकता है, डॉक्टर ने उसको कहा है कि आपके पास सर्जरी ही इसका ओनली ट्रीटमेंट है, जबकि उसके फर्दर ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास जो है वो कोई इशू है किसी पार्टिकुलर मसल का, ठीक है, आपके पास अक्सर जो मसल के इश्यूज होते हैं, या आपके पास कोई हैमरेज है, ठीक है, तो आपके पास इन चीजों के मल्टीपल जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। आप कैंसर की एग्जांपल ले लो, आपके पास कैंसर में तीन ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, आपके पास रेडियोथेरेपी होती है, आपके पास कीमोथेरेपी होती है और लास्ट में आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है वो सर्जरी होती है। ये तीन आपके पास ट्रीटमेंट होते हैं ना किसी पार्टिकुलर कैंसर के। तो अब एक पेशेंट है कैंसर का, डॉक्टर ने उसको कहा आपका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है, और पेशेंट जो है वो पार्टिकुलर पेशेंट उस सर्जरी से डरता है, ठीक है, वो नहीं चाहता कि मैं सर्जरी अपनी कराऊं। तो पेशेंट को जब एक डॉक्टर सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट बता रहा है, उसको कह रहा है सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है और बाकी अदर ट्रीटमेंट्स को वो इग्नोर कर रहा है जैसे मेडिकेशन, फिजिकल थेरेपी, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फाल्स डिलेमा है, यानी आपने जानबूझ के पेशेंट को कंफ्यूज किया जबकि आपके पास फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, तो आप पेशेंट को वो ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करें। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ फाल्स डिलेमा या एक टाइप ऑफ लॉजिकल फैल्सी है। नेक्स्ट आपके पास है स्लिपरी स्लोप फैल्सी, ठीक है, स्लिपरी स्लोप फैल्सी को हम देखते हैं, आर्ग्यूइंग दैट वन स्मॉल स्टेप विल लीड टू अ चेन ऑफ नेगेटिव आउटकम। अब स्लिपरी स्लोप फैल्सी बेसिकली क्या, वो कहते हैं कि आप जो है वो जिस आप स्लिप होते हैं ना, यानी आपने एक छोटा सा पार्टिकुलर जो है वो आपके पाउच स्लिप हुआ और आप बिल्कुल गिर गए, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक टाइप ऑफ गड़ा है, ठीक है, आप एक दफा उसमें आपने स्टेप इन किया तो आपको नुकसान पर नुकसान होता जाएगा, नेगेटिव आउटकम्स आपके होते जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने यही लिखा हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, इफ वी स्टार्ट एथनेसिया फॉर टर्मिनली इल पेशेंट सून विल बी किलिंग एनीवन हु इज सीरियसली इल। अब आप लोग को ये नहीं पता होगा कि एथनीसिया क्या होता है बेसिकली, तो हम इस टर्म को एक्सप्लेन कर लेते हैं। एथनीसिया बेसिकली आपके पास एक टाइप ऑफ रिलीफ होता है पेशेंट की पेन से, ठीक है, पेशेंट की पेन को खत्म करना। कैसे खत्म करना, कि आपके पास कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, यानी जो बिल्कुल अपनी लाइफ के एंड स्टेज पे है, उस
का, उसकी जो भी इशू है, उसकी जो भी बीमारी है, उसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में है। जैसे आपके पास थर्ड स्टेज कैंसर होता है अक्सर, तो थर्ड स्टेज कैंसर में आप कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई करो, उसका कोई जो है वो अच्छा आउटकम नहीं आता। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपके पास टर्मिनली इल पेशेंट होता है, उनका मेथनीसिया देते हैं, यानी हम उनका वेंटिलेटर सपोर्ट या उनकी मेडिकेशन सपोर्ट को खुद रोक देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो सुकून से मर सके, ठीक है, सो दैट इज एथनीसिया। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने एथनीसिया जो है वो टर्मिनली इल पेशेंट के लिए स्टार्ट कर दिया, तो हम हर सीरियसली इल पर्सन को सून जो है वो मारना शुरू कर देंगे। अब बेसिकली ये होता है कि हम एथनीसिया सिर्फ उन पेशेंट्स को देते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियसली इल हो और जिनका कोई भी इलाज ना अवेलेबल हो, और वो पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में हो, तो हम उनको एथनीसिया देते हैं। ये पेशेंट जो है वो सिर्फ सफर ही कर रहा है, वो पेन में रह रहा है, तो इससे बेहतर ये नहीं कि वो सुकून से मर जाए, ठीक है, सो दैट इज एथनीसिया। तो यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट को फोर्सली प्रेजेंट किया कि अगर हमने एक पेशेंट को एथनीसिया दिया या हमने टर्मिनली इल पेशेंट को एथनीसिया देना शुरू कर दिया, तो हम हर सीरियसली इल पर्सन को मार देंगे। हम हर सीरियसली इल पर्सन पे ये ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते, ठीक है, हर सीरियसली इल पर्सन को हम एथनीसिया नहीं देते। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम और बहुत ही अनलाइकली आउटकम है, ठीक है, हम बहुत ही इंतहा पे चले गए, हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए, हम कह रहे हैं हम हर ही पेशेंट को मार देंगे, सो दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कि आपके पास क्या होगी, लॉजिकल फैल्सी होगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा लंबा सा नेम है, आप ये याद करना चाहो ये कर लो, बट आपके जहन में लाजमी होना चाहिए, और आप फॉल्स कॉज भी इसका याद कर सकते हो, बट ये नाम आपको पता होना चाहिए, क्या पोस्ट होक एर को प्रोप्टर होक, ठीक है। आप इसके बजाय ये नाम भी याद कर सकते हो, फॉल्स कॉज, बट आपके जहन में ये भी होना चाहिए फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए। अब बेसिकली ये कि आपके पास कंडीशन होती है, एज्यूमिंग दैट बिकॉज वन इवेंट फॉलोड अनदर इट वाज कॉज्ड बाय, ठीक है, यानी आपने ये देखा कि अगर एक चीज पहले हुई और दूसरी चीज उसके बाद हुई, तो आपने ये कंसीडर किया जो पिछली वाली चीज थी उसने अगली चीज को कॉज किया, ठीक है। लाइक अगर मैं आम लफ्जों में कहूँ कि एक पेशेंट को जो है वो कोई पार्टिकुलर इशू हो गया, उससे पहले डॉक्टर ने या नर्स ने उसको कोई पार्टिकुलर मेडिकेशन दी थी, तो मैं ये कंसीडर करूँ इस मेडिकेशन की वजह से हुआ। नीचे एग्जाम्पल में भी यही है, एग्जाम्पल पढ़ लेते तो ज्यादा समझ आ जाएगी। A patient develops a rash after starting a new medication and immediately assumes that the medication caused it, ठीक है। जैसे अक्सर आप देखते हो जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कि कोई भी आपके पास पेशेंट है वो बहुत खराब हालत में है, तो उस टाइम पे उस पेशेंट को जो है वो इंजेक्शन दिए जाते हैं। जब आप पेशेंट को इंजेक्शन देते हो तो वो अचानक से जो है वो तो वो पेशेंट अक्सर ये कंसीडर करता है कि ये इंजेक्शन दिया है, इंजेक्शन हालांकि पेशेंट को बचाने के लिए होता है, बट वो कंसीडर करता है कि ये इंजेक्शन दिया इससे पेशेंट मरते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने यही एग्जांपल दी हुई है कि एक पेशेंट को आपने कोई मेडिकेशन दी, मेडिकेशन के बाद उसको रैश हो गए, तो उन्होंने कहा कि तो आपने ये कंसीडर किया कि उस मेडिकेशन की वजह से पर्सन को रैश है, और पीछे की हिस्ट्री नहीं देखी कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ होगा या कुछ और हुआ होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि पेशेंट को कोई मेडिकेशन दी गई, उसकी वजह से रैश डेवलप हो गए, तो आपने फौरन ये कह दिया कि इस मेडिसिन की वजह से है, बल्कि आपने ये नहीं देखा कोई हो सकता है उससे पहले कोई और मेडिकेशन हो सकती है, इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास एक टाइप ऑफ लॉजिकल फैल्सी है। नेक्स्ट आप चलो हैस्टी जनरलाइजेशन। हम जब हैस्टी की बात करते हैं उसका मतलब होता है कोई चीज बहुत फास्टली करना, ठीक है, जल्दी जल्दी में करना। तो हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब है किसी चीज को जल्दी जल्दी आपने जर्नलाइज कर दिया। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मेकिंग अ ब्रॉड जर्नलाइजेशन बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस, यानी आपने बहुत कम एविडेंस की बेस पे एक बहुत ब्रॉड जर्नलाइजेशन कर दी। एग्जाम्पल है, अ पेशेंट एज्यूम दैट वन relative had negative reaction to vaccine, all vaccine must be harmful, ठीक है। एक पेशेंट ने देखा कि उसकी फैमिली में से किसी ने कोई पार्टिकुलर वैक्सीन ली और वैक्सीन के बाद उसको कोई नेगेटिव रिएक्शन हो गया, उसको फीवर हो गया, कोई जॉइंट पेन। अक्सर आप वैक्सीन लेते हैं ना, तो कुछ वैक्सीन के नेगेटिव आउटकम भी हो जाते हैं, कुछ पेशेंट को जो है वो सूट नहीं करती, तो उनको थोड़े नेगेटिव आउटकम भी हो जाते हैं, बट वो बहुत मिलियंस में कोई एक तो लोग होते हैं जिनको ऐसे आउटकम्स आते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पार्टिकुलर पेशेंट जिसको कोई ऐसा इश्यू डेवलप हो गया, तो आपने पूरी
फैमिली ने ये कंसिडर कर लिया कि आप कोई भी वैक्सीन लगवाओगे, चाहे वो फीवर की है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा की है, चाहे वो पोलियो की, आपने कंसिडर कर लिया कि हर वैक्सीन की वजह से रिएक्शन हो जाएगा, सो दैट वुड बी अ टाइप ऑफ लॉजिकल फैल्सी। और आपने बहुत जल्दी जल्दी में ऐसा फैसला कर लिया, एक छोटे से इशू के साथ आपने उसकी बहुत बड़ी जनरलाइजेशन कर दी कि हर वैक्सीन के साथ ये इशू है, ठीक है। हो सकता है उस पार्टिकुलर वैक्सीन में इशू हो सकता है, वो पार्टिकुलर बैच ऑफ वैक्सीन, उस वैक्सीन को बनाते हुए फैक्ट्री में कोई इशू हो गया हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाती है, हैस्टी जनरलाइजेशन हो जाती है कि आपने बहुत जल्दी अज्यूम कर लिया कि ऐसा ही होगा। नेक्स्ट आपके पास सर्कुलर रीजनिंग। द कंक्लूजन इज इंक्लूडेड इन प्रीमिस ऑफरिंग नो एक्चुअल सपोर्ट, ठीक है। यानी आपने एक स्टेटमेंट दी और फिर उस स्टेटमेंट का जो लॉजिक देना था उसमें भी आपने सेम स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लिया, यानी आप एक ही बात रिपीट करी जा रहे हो, कोई पार्टिकुलर लॉजिक या मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। जैसे अब नीचे एग्जांपल देखते हैं, आई एम हेल्थी बिकॉज आई नेवर गेट सिक, ठीक है। तो आपने अपने हेल्दी होने की का प्रूफ ये दिया कि मैं बीमार नहीं होता इसलिए मैं हेल्दी हूँ, सो आपने इनडायरेक्टली तो हेल्दी को ही, अपनी हेल्थ को ही रेफर किया ना, आपने तो उसका लॉजिकल प्रूफ नहीं दिया, सो दैट वुड बी सर्कुलर रीजनिंग। अब देखो यहाँ पे इन्होंने यही बात लिखी हुई है कि दिस स्टेटमेंट डज नॉट प्रूव पर्सन इज हेल्दी, इट मेरली रीस्टेट्स द असम्पशन, ठीक है। यानी आपकी पहली स्टेटमेंट जो है उसके प्रूफ में हमने सेकंड स्टेटमेंट देनी थी ना, तो आपने पहली स्टेटमेंट को ही दूसरे वर्ड्स में बयान कर दिया कि आई एम हेल्दी बिकॉज आई नेवर गेट सिक, तो इसमें कोई लॉजिकल प्रूफ तो नहीं आप दे रहे ना, सो दैट वुड बी सर्कुलर रीजनिंग। नेक्स्ट आपके पास रेड हेरिंग। रेड हेरिंग क्या है, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्चुअल इशू बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इररेलेवेंट टॉपिक। यानी आप एक टाइप ऑफ लॉजिकल फैल्सी है जिसमें आप अपने ओरिजिनल टॉपिक से हटके दूसरी बातों को एक्सप्लेन करने लग गए हो। जैसे कि आप के पेशेंट को कोई पार्टिकुलर अनहेल्दी हैबिट है, ठीक है। मैं उस अनहेल्दी हैबिट के बारे में जानना चाह रही हूँ, बट पेशेंट क्या कर रहा है, अपनी बात को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ लॉजिकल फैल्सी है, यानी गलत तरीके से आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको प्रॉपर बात की तरफ नहीं जा रहे। तो रेड हेरिंग क्या है कि आप पेशेंट जो है वो अपने पार्टिकुलर अनहेल्दी हैबिट को डिस्कस नहीं करा, बट अपने बिजी वर्क स्केड्यूल पे बात कर रहा है। तो हमें उसके बिजी वर्क स्केड्यूल से तो कोई सरोकार ही नहीं है, हमें क्या हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम चाहते हैं कि पेशेंट की अनहेल्दी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे रेड हेरिंग क्या है, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्चुअल इशू बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इररेलेवेंट टॉपिक। अब नेक्स्ट आ जाओ बैंड वैगन फैल्सी। बैंड वैगन फैल्सी बेसिकली क्या है, assuming something is true or right because it is popular because everyone else is doing it। ये हमारे सबसे बड़ा इशू हमारी सोसाइटी में ये है कि हम कुछ चीजों को सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बिकॉज हर बंदा वो कर रहा है। और अक्सर रिलीजन में भी आपको ऐसे ही होता है कि अगर आप कोई गलती कर रहे हो ना अपने पार्टिकुलर मजहब में, या कोई भी ऐसी बिदअत, ऐसी कोई भी चीज आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आपको यही देखने को मिलता है, हम उसका प्रूव या उसका लॉजिक क्या देते हैं कि हमारे बड़े भी ऐसे ही करते हैं। सो दैट ऐसा होती तो हो सकता है ना कि आपके बड़ों से भी गलती हो रही हो, सो दैट वुड बी आप बैंड वैगन फैल्सी, ठीक है। आप किसी चीज को इसीलिए सिर्फ एक्सेप्ट करो क्योंकि हर कोई कर रहा है, सो दैट वुड बी इम्प्रॉपर लॉजिक। अब नीचे इसकी एग्जांपल देखते हैं, फॉलोइंग अ ट्रेंडी डाइट बिकॉज मेनी पीपल आर ट्राइंग इट विदाउट कंसल्टिंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल और कंसिडरिंग इंडिविजुअल हेल्थ नीड, ठीक है। आप कि जर्नल हेडेक होता है, ठीक है, आपको हेडेक होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, पैनाडोल खा लेते हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि हम पैनाडोल से ठीक हो जाएंगे। तो ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब ऐसा करते हैं। अगर हेडेक होता है तो हर बंदा पैनाडोल खाते हैं, इसलिए आपने भी पैनाडोल खा ली, सो दैट वुड बी अ टाइप ऑफ बैंड वैगन फैल्सी। आपने कोई काम सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि सब वो काम करते हैं। इसके हम एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कीटो डाइट की। कीटो डाइट आपके पास एक ऐसी डाइट होती है जिसमें पर्सन अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत कम कर लेता है और अपना प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक ज्यादा कर लेता है। और ये डाइट अक्सर लोग तब फॉलो करते हैं जब वो अपना वेट लूज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो तब अक्सर लोग जो कीटो डाइट को फॉलो करते हैं। अब वेट कम करने के लिए कीटो डाइट को फॉलो करना, इसके बहुत ज्यादा नुकसानात हो सकते हैं। कीटो डाइट की वजह से आपकी किडनी बहुत डैमेज होती है, ठीक है, किडनी फंक्शन बहुत ज्यादा इम्पेयर हो सकता है। और कीटो डाइट को आपको फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम 7 to 10 डेज तक आपको फॉलो करना चाहिए, इससे ज्यादा देर फॉलो नहीं करना चाहिए, उसके नेगेटिव आउटकम्स आते हैं। तो बेसिकली बैंड वैगन फैल्सी में भी हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं, हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप कोई पार्टिकुलर काम सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि सब लोग उसे कर रहे हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए जो है वो नेगेटिव आउटकम कॉज कर सकता है। आप किसी प्रोफेशनल की एडवाइस में हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस करें, देन फर्दर वो काम कैरी ऑन करें। यहाँ तक हमने सारी लॉजिकल फैल्सीज को जो है वो डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हमने देखना है वेन डायग्राम।
ठीक है। वेन डायग्राम बेसिकली क्या है? हमने जब क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अपनी कोई पार्टिकुलर चीज को प्रेजेंट करना होता है ना, तो तब हम वेन डायग्राम यूज करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में हम प्रेजेंट करते हैं कि सेट ए में ये चीज है, सेट बी में ये चीज है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ सेट ए में है, सेट बी में नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम वेन डायग्राम यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। A Venn diagram is graphical representation, as I told you, used to show a relationship between different sets. Each set is represented by a circle and overlapping areas show the element that are common in both sets. यहाँ पे नीचे मैं आप लोग को डायग्राम दिखाती हूँ। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि वेन डायग्राम में आपके पास दो सर्कल्स होते हैं। ठीक है, एक सर्कल आपके पास सेट ए है, एक सर्कल आपके पास सेट बी है। ठीक है, और जो आपके पास ये ओवरलैपिंग पार्ट है, यानी जिसमें ओवरलैप कर रहे हैं, वो उन पार्टिकुलर कंटेंट्स को दिखा रहा है जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो सिर्फ दो सर्कल हो। आपके पास मल्टीपल सर्कल हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, आपके पास मल्टीपल सर्कल हो सकते हैं। बट यहाँ पे हम सिंपलिसिटी रख के सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपका वेन डायग्राम में आप क्या प्रेजेंट करते हैं, सेट ए एंड सेट बी, और जो ओवरलैपिंग एरिया वो प्रेजेंट करता है वो चीजें जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिकली आप यूनियन एक चीज होती है, आपके पास इंटरसेक्शन होती है, आपके पास डिफरेंस होता है, और आपके पास होता है कॉम्प्लीमेंट। समहाउ मैथमेटिक्स में, इंटर मैट्रिक में हम ये चीजें जो है वो देख चुके हैं। मैट्रिक में तो सबने ही देखी होंगी, बट क्योंकि काफी टाइम हो गया हमें वो पढ़े हुए, तो हम उनको रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन। ठीक है, यूनियन क्या होता है? रिप्रेजेंट सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट। जब हम दो सेट के यूनियन की बात करते हैं ना, तो हम उन सब चीजों को ले लेते हैं जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है जो चीजों को मिला देना। तो अगर हम किसी सेट का यूनियन लेना है तो उसमें हम वो सारी चीजें लिख देंगे जो सेट ए में है, और वो सारी चीजें लिख देंगे जो सेट बी में है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कि हम सिर्फ उन चीजों को अपने सेट में लिखेंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, रिप्रेजेंट अ सेट कंटेनिंग ओनली एलिमेंट दैट आर इन बोथ सेट। आपने वो चीजें इंटरसेक्शन वाले सेट में लिखनी है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, यानी उन दोनों में जो कॉमन चीजें हैं उनको आपने इंटरसेक्शन वाले सेट में लिखना है। देन डिफरेंस। डिफरेंस हम ए माइनस बी भी ले सकते हैं या बी माइनस ए भी ले सकते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो? रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी। अगर आप ए माइनस बी ले रहे हो तो आप ए के वो एलिमेंट्स लिखोगे जो बी में नहीं है, और अगर आप बी माइनस ए लोगे तो आप बी के वो एलिमेंट लिखोगे जो सेट ए में नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि पहले बी है या पहले ए है। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्प्लीमेंट ए। कॉम्प्लीमेंट ए का मतलब ये है रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग नॉट इन सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ए का मतलब ये होगा कि वो सारी चीजें आपने लिखी हैं जो सेट ए में नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट बी का मतलब क्या होगा? आपने वो सारी चीजें लिखी हैं जो सेट बी में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने वो सारी चीजें लिखी हैं जो उस पार्टिकुलर सेट में नहीं है, जो उसमें नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब हम एग्जाम्पल देखने लगे हैं। दो एग्जाम्पल्स हमारे पास। एक हम पहले जर्नल एग्जाम्पल देखेंगे एप्पल्स एंड बनाना वाली, और दूसरी हम एग्जाम्पल देखेंगे डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन वाली, जो थोड़ी मेडिकल से रिलेटेड है। अब हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए फॉर एप्पल, और एक सेट हमारे पास बी फॉर बनाना। ठीक है, तो सेट ए प्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जिनको एप्पल्स पसंद है, और सेट बी प्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जिनको बनाना पसंद है। अब हम इनका इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस को देखेंगे। तो यूनियन का क्या मतलब होगा? जिसमें हमने दोनों चीजों को मिला देना है। तो अगर हम किसी दो सेट का यूनियंस लेते हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे? ऑल स्टूडेंट्स हु लाइक आइदर एप्पल्स बनानास और बोथ। ठीक है, यानी वो स्टूडेंट जिनको या तो एप्पल पसंद है या तो बनाना पसंद है, और इसमें वो स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होंगे जिनको वो दोनों चीजें पसंद है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास क्या हो, वो ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, लाइक इसमें आप सिर्फ उन लोगों को लोगे जिनको एप्पल्स भी पसंद है और जिनको बनानास भी पसंद है। नेक्स्ट आ जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस में आप
उन स्टूडेंट्स को लोगे जिनको, अगर आपने ए माइनस बी किया तो आप उन स्टूडेंट्स को लोगे जिनको सिर्फ और सिर्फ एप्पल पसंद है, बनाना पसंद नहीं है। और अगर आप बी माइनस ए लोगे तो आप सिर्फ उन लोग स्टूडेंट्स को लोगे जिनको सिर्फ बनाना पसंद है, एप्पल्स पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी है तो हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लेंगे जिनको सिर्फ एप्पल पसंद है, बनाना पसंद नहीं है। देन आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में क्या आएगा, यानी वो सारी चीजें जो ए में नहीं है। तो ए को एप्पल पसंद है तो हम उन स्टूडेंट्स को लेंगे जिनको एप्पल पसंद नहीं है, इसके अलावा उनको दुनिया का कोई भी फ्रूट पसंद हो तो वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट ए में आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास नीचे है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन की एग्जांपल, बिल्कुल ऊपर वाले एग्जांपल की तरह है। सेट ए में आपके पास वो सारे पेशेंट है जिनको डायबिटीज है, और सेट बी में आपके पास वो सारे पेशेंट है जिनको हाइपरटेंशन है। अगर हम यूनियन ए एंड बी ले रहे हैं तो उसमें हमारे पास वो पेशेंट आ जाएंगे जिनको या तो डायबिटीज है या तो हाइपरटेंशन है या दोनों है। तो यूनियन का मतलब है हर पेशेंट इंक्लूडेड है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कि सिर्फ वो पेशेंट जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों है। अगर पेशेंट को सिर्फ डायबिटीज है तो वो इंटरसेक्शन वाले सेट में इंक्लूडेड नहीं होगा, और अगर पेशेंट को सिर्फ हाइपरटेंशन है तो वो भी इंटरसेक्शन वाले जो है वो सेट में इंक्लूडेड नहीं होगा। इसमें सिर्फ वो लोग इंक्लूडेड होंगे जिनको डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एट सेम टाइम है। देन नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस ए माइनस बी। ए में आपके पास डायबिटीज और बी में आपका हाइपरटेंशन है। तो ऐसे पेशेंट हम लेंगे जिनको सिर्फ डायबिटीज है, हाइपरटेंशन नहीं है, क्योंकि ए में से बी को माइनस किया जा रहा है ना, तो आपने सिर्फ उन्हीं लोगों को देखना है जिनको सिर्फ डायबिटीज है, हाइपरटेंशन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ए का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, ए के ऑपोजिट लेना है, ठीक है। आपने उन पेशेंट को लेना है जिनको डायबिटीज ना हो। तो ये आपके पास जो है वो मेडिकल एग्जाम्पल आपने देख ली, और ऊपर आपने जो है वो एक जर्नल एग्जाम्पल देख ली। ये आपके पास ये वेन डायग्राम।